आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ में एक नई कहानी विद इन अ वॉल। ये कहानी कोई मिस्ट्री, थ्रिलर या डिटेक्टिव स्टोरी नहीं है। ये उन कहानियों में से है जो अगाथा ने अपने शुरुआती दिनों में लिखी थी। एक बेहद इमोशनल कहानी। इसी तरह की एक कहानी थी वाइल द लाइट लास्ट। हस्बैंड वाइफ का जो प्रेम भरा रिश्ता होता है उसमें कैसे कभी कभी जहर घुल जाता है। सोसाइटी में ऐसे रिश्ते प्रेवलेंट होते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए। एक बहुत गंभीर विषय है। कई लोग कहते हैं कि इस कहानी की एंडिंग उन्हें समझ में नहीं आई या फिर बहुत एब्रप्ट एंडिंग है, लेकिन अगर हम ह्यूमन रिलेशंस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो इस कहानी की एंडिंग हमें इतनी गहराई से छूती हुई लगेगी कि उस पे जितना भी डिस्कशन किया जाए वो कम है। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम जानते हैं कि एक गरीब पेंटर है जिसका नाम एवरार्ड है। उसकी शादी हो जाती है इसोबेल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से। इसोबेल इतनी खूबसूरत थी, इतनी चार्मिंग थी और उसकी पर्सनैलिटी में इतना दम था कि बड़े बड़े करोड़पति लोग उससे रिश्ता करना चाहते थे। इसोबेल के पास सब कुछ था, सिर्फ पैसा नहीं था, और वो पैसे की लालची भी थी। लेकिन इसोबेल शादी करती है एक आम से पेंटर से। पूरे गांव में हर तरफ ये चर्चा है कि आखिर इसोबेल लॉरिंग जैसी इतनी खूबसूरत हसीन औरत ने एक सिंपल से पेंटर से शादी क्यों की, जबकि वो सक्सेसफुल भी नहीं है। कई बार सोसाइटी में हम ऐसा देखते हैं कि बहुत बड़े अमीर आदमी ने एक बिल्कुल गरीब सिंपल सी लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद उसे वह ज़िंदगी भर इस बात की उलाहना देता है कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया तुमसे शादी करके। दरअसल शादी करके वो लाइफ पार्टनर नहीं, एक गुलाम चाहते हैं, एक स्लेव चाहते हैं। यही काम किया था इसोबेल ने। इसोबेल ने एवरार्ड से शादी की और उसको हर पल यह एहसास दिलाया कि मैंने तुमसे बहुत बड़ी एहसान किया है तुम्हारे ऊपर शादी करके। एवरार्ड हर बात मानता इसोबेल की, जो भी वो कहती। एक तरह से वह स्लेव बन चुका था, लेकिन वो ये बात जान नहीं पा रहा था। उसका प्यार अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल निश्चल था। शादी के बाद एवरार्ड बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। इसोबेल उसे पेंटिंग में जो भी कमियां होती थी, खामियां, वो सब बताती थी और एवरार्ड बंद आंखों से उसके ऊपर हमेशा यकीन करता था। एवरार्ड पेंटिंग बनाता है एक गांव की जो रियल लाइफ थी उस कंट्री की। कैसे गरीबी थी, परेशानी थी, नौकरी नहीं थी, वो बखूबी उस पेंटिंग में वो दिखाता है और उसकी पेंटिंग नेशन यानी कि म्यूज़ियम में तक में रखी जाती है, बहुत अच्छे दामों में बिकती है और एवरार्ड का अब नाम हो जाता है। लेकिन एवरार्ड जो पेंटिंग बनाना चाहता था वो दिल को छूती हुई पेंटिंग बनाना चाहता था। जो रियल लाइफ होती है गांव की, परेशानी भरी, वो अपनी पेंटिंग्स में दिखाना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि वो अमीर अमीर लोगों के पोर्ट्रेट बनाए और उससे अच्छे पैसे कमाए। एवरार्ड बुझे मन से उन अमीर आदमी लोग का पोर्ट्रेट बनाता जिसमें उसका दिल नहीं लगता। इसी तरह से एक जेन नाम की औरत थी जो काफ़ी अमीर थी, एक बहुत बड़े से मैंशन में रहती थी। उसकी पोर्ट्रेट भी ये बनाता है। जब उसकी पोर्ट्रेट बनती है तो उसमें काफ़ी खामियां थीं। ऐसा लग रहा था कि जेन की जितनी भी कमियां हैं उस पोर्ट्रेट में उजागर कर दी गई हैं, लेकिन तब भी उस पेंटर की काफ़ी तारीफ़ होती है कि उसने सच्चाई दिखाई है। इसी तरह से वह अपनी पत्नी इसोबेल की भी पेंटिंग बनाता है। जो ये पेंटर था एवरार्ड, इसकी जेन से काफ़ी दोस्ती थी। जेन एक ऐसी महिला थी कि अगर कोई भी उससे मदद मांगेगा तो जेन कभी भी मदद नहीं करेगी। ये बात एवरार्ड अच्छे से जानता था, इसीलिए उसे जेन पसंद थी। वो ये जानता था कि अगर जेन से कोई पैसे मांग लेगा तो हो सकता है जेन अपनी प्रॉपर्टी तक बेच के उसकी मदद कर दे। यही बात जेन की उसे पसंद नहीं आती थी। वो जेन से कहता था कि तुम मदद करो लेकिन अपने बारे में भी सोचो, लेकिन जेन कभी भी किसी की इस चीज़ में नहीं सुनती थी। वह एक बहुत ही हेल्पफुल लेडी थी। जब वो अपनी पत्नी इसोबेल का पोर्ट्रेट बनाता है तो वह जेन को दिखाता है, उसे पूछता है पोर्ट्रेट कैसी है। जेन कहती है कि इसोबेल जितनी खूबसूरत है तुमने उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये पेंटिंग बनाई है। एवरार्ड को लगने लगता है कि ये उसका एक मास्टरपीस है और जब वो पेंटिंग डिस्प्ले की जाती है सारे क्रिटिक्स आते हैं।
उस पेंटिंग को देखने तो क्रिटिक्स बहुत बुराई करते हैं उस पेंटिंग की। कहते हैं कि तुमने बढ़ा चढ़ा के अपनी पत्नी इज़ोबेल की खूबसूरती को इसमें दर्शाया है। ये एक लाइफलेस पेंटिंग है, एक डेड पेंटिंग है। इसमें वो जीवंतता है ही नहीं जो तुम्हारी पेंटिंग्स में होती थी। इससे तो अच्छी जेन की पेंटिंग तुमने बनाई थी, उसमें कम से कम जीवन की असलियत दिखाई दे रही थी। एवरेट थोड़ा नाराज़ होता है और गुस्से में ही वह जेन के पास जाता है। वह जेन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। सच में वह पेंटिंग बिल्कुल नकली लाइफलेस पेंटिंग थी और तुमने झूठी तारीफ़ क्यों की? जेन कुछ नहीं कहती। पेंटर उसे कहता है कि तुम्हारे में जेन यही खराब बात है, जब बोलने का टाइम आता है उस समय तुम चुप लगा जाती हो। ये सब बातें कह के वो वापस अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद एवरेट अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था। तब उसे कई ऐसी बैंक एंट्रीज मिलती हैं जो उसकी कमाई की नहीं थीं, उसकी पत्नी इज़ोबेल के अकाउंट में आ रही थीं और वो अमाउंट काफ़ी बड़े थे, जैसे 500 पाउंड, 600 पाउंड, और हर महीने वो पैसे उसके अकाउंट में आ रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि इज़ोबेल को आखिर इतना पैसा कौन दे रहा है। वह उसे पूछता है तो इज़ोबेल चुप लगा जाती है पहले, लेकिन बार बार पूछने पे कहती है कि जेन उसकी मदद करती है, उनकी बेटी, उनकी 5 वर्षीय बेटी है, उसके लिए वो पैसा देती है। ये बात सुन के एवरेट थोड़ा नाराज़ हो जाता है। वह कहता है कि हमारी बेटी तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहने रहती है, कई बार तो मैंने पैच तक लगे देखे हैं उसके कपड़े पे। तो तुम इतना पैसा जो जेन से ले रही हो अपनी बेटी के नाम पे, वो पैसा तुम क्या कर रही हो? इज़ोबेल चुप रहती है। कहता है एवरेट कि वो सारा पैसा तुम अपने ऊपर खर्च कर रही हो। तुम्हारी अलमारी में अब कपड़े रखने की जगह नहीं बची है। तुम्हारी वो गोल्डन सैंडल्स, मैचिंग जो पर्सेस होते हैं, ये सारा सामान मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि तुम कहाँ से ला रही हो। तुम्हें पता है कि जेन किस तरह से पैसों का इंतज़ाम करती है। वह अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। वो कितने लोगों की मदद करती है, लेकिन तुम जिस तरह की मदद ले रही हो ये गलत है। तुमने बेटी के नाम पे पैसे लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई भी सेविंग की है बेटी के नाम पर, या फिर तुम उसके लिए कुछ भी खरीदती हो। इज़ोबेल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जेन की मृत्यु हो जाती है। बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी उसको, जिससे वो उबर नहीं पाती और वह मर जाती है। उसने सारी प्रॉपर्टी अपने जो एवरेट था उसकी बेटी को दे दी थी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी खास बचा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर पैसा प्रॉपर्टी वो बेच के दूसरों की मदद करती थी। उसके सारे पेपर्स बैठ के एवरेट देख रहा था जब उसे कई चिट्ठियाँ उसके अंदर मिलती हैं। वो चिट्ठियाँ उसकी पत्नी इज़ोबेल ने उसे लिखी थी। उसमें वो याचना कर रही है, लगभग भीख मांग रही है जेन से कि उसके पास पैसे की बहुत किल्लत है, उसके बच्चे की फ़ीस नहीं जा सकती, वो फटे पुराने कपड़े पहनती है और प्लीज़ वो उसकी मदद करे। ये सब बातें देख के एवरेट बहुत शर्मसार हो जाता है। तभी वहाँ उचकते हुए उसकी बेटी आ जाती है। वह कहती है, पापा मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी। एवरेट बिल्कुल अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। वो कहती है, पापा बताओ, सबसे पहले एक सफ़ेद रंग की दीवार है, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत झीना सा पर्दा है, फिर पानी का समंदर है और बीच में वह सेब है जिसे सब पाना चाहते हैं। एवरेट पता नहीं क्या सोचे कहता है कि ये तो तुम्हारी माँ है। बेटी हंसने लगती है, कहती पापा ये तो एक एग है, ये अंडा है। सबसे ऊपर उसकी सफ़ेद कवरिंग होती है, फिर झीनी सी कवर होती है जो पर्दे जैसी लगती है, पानी का समंदर होता है और बीच में एग योक होता है जिसे सब पाना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो मम्मी है? एवरेट कहता है, तुम्हारी मम्मी भी तो बिल्कुल ऐसे ही है, सब उसे पाना चाहते हैं, लेकिन वो समंदर पार करना और वो सफ़ेद दीवार के अंदर घिरना भी उन्हें मंजूर होना चाहिए। बेटी वहाँ से हंस के चली जाती है। तभी एवरेट को वहाँ पर एक चिट्ठी और मिलती है। वह चिट्ठी जो एक लव लेटर था जो जेन कभी दे ही नहीं पाई। जेन दरअसल मन ही मन एवरेट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो इस बात को उजागर करेगी तो उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो सकता है। इसीलिए कभी भी उसने ये बात एवरेट को नहीं बताई, लेकिन इज़ोबेल ये बात बखूबी जानती थी। इसीलिए वह जेन से पैसे मांगती थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि जेन को सॉफ्ट कॉर्नर है उसके पति के लिए। खैर एवरेट अपनी पत्नी का सामना करता है और उसको बताता है कि वो सब चिट्ठियाँ उसको मिल गई हैं जिसमें वो याचना कर रही है पैसे के लिए।
अब इसोबेल कहती है कि अरे अब तो वो जेन हमारे बीच में नहीं रही, वो समझ लो हमारे बीच में एक दीवार थी। ये बात सुन के पेंटर एवरेट बहुत चौंक जाता है, क्योंकि कभी भी उसने किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा ही नहीं। उसका प्रेम अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल निश्चल था। वह कहता है उसे कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी इसोबेल उसके करीब आती है और अपनी गोरी खूबसूरत बाहें वो अपने पति के गले में डाल देती है। एवरेट को ऐसा लगता है कि उसका दम घुट रहा है। तभी उसे अपनी बेटी की कही वो पहेली याद आती है कि एक सफ़ेद रंग की दीवार है, फिर झीना सा पर्दा है। वह कहता है अपनी पत्नी से कि आज मुझे ये बात समझ में आई है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, जबकि एक से एक करोड़पति तुमसे शादी करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हें पति नहीं एक गुलाम चाहिए था। एक ऐसा गुलाम जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, जो तुम कह दो वो वही करे, और मैंने भी यही किया। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। इस पे इसोबेल कहती है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ तुम नहीं जानते, और वो अपनी बाहें और कस देती है और अपना सिर उसकी छाती पर रख कर लेट जाती है। एवरेट को ऐसा लगता है कि अब वो इसोबेल का जो ये शिकंजा है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे ऐसा लगता है कि वह समुद्र में गोते लगा रहा है, वही समुद्र जिसके बीच में वह सेब है जिसे सब पाना चाहते हैं। वह सेब यानी इसोबेल का वो प्रेम है, लेकिन उसको पाने के लिए उसे उस सफ़ेद दीवारी के अंदर रहना पड़ेगा, उस पर्दे से घिरना पड़ेगा, उस समुद्र से घिरना पड़ेगा, एक गुलाम बन के रहना होगा, तभी उसकी पत्नी उसे प्रेम करेगी। इसोबेल कहती है कि हम तुम एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे हमारी बेटी के साथ, हमारा खुशहाल परिवार होगा। वो लगातार बोलती जा रही थी और एवरेट ना जाने क्या क्या मन में सोच रहा था, और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कई लोगों को इस कहानी की एंडिंग बहुत अब्रप्ट लगती है या फिर एंडिंग समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम ह्यूमन रिलेशंस को समझें, जब एक आदमी एक लाइफ पार्टनर नहीं एक स्लेव लाना चाहता है, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे हम कई बार देखते हैं कि पुरुष भी जो अमीर होते हैं, रुतबे वाले होते हैं, रसूखदार होते हैं, वो बहुत गरीब घर की लड़की से शादी कर लेते हैं और ज़िंदगी भर उसे उलाहना देते हैं कि कितना बड़ा एहसान उसके ऊपर और उसके परिवार पे उसने किया है उससे शादी करके, और वो लड़की एक लाइफ पार्टनर ना रह के एक गुलाम बन जाती है, घुट घुट के ज़िंदगी काटती है और बहुत बड़ी एक कीमत चुकाती है वो शादी की। यहीं पर एवरेट के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो भी एवरेट से मिलता वह कहता कि तुम बहुत लकी हो, ईसाबेल लोरिंग। सब लोग ईसाबेल को हमेशा ईसाबेल लोरिंग यानी कि उसके सर नेम से बुलाते थे। कोई भी एवरेट का सर नेम कभी ईसाबेल के आगे नहीं लगाता था। वो इसलिए दिखाया गया है कि ईसाबेल की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। सब कहते थे तुम बहुत ही लकी हो कि ईसाबेल लोरिंग जैसी लड़की तुम्हें मिली, जिसके पीछे तो करोड़पति दीवाने थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उससे शादी करना चाहते थे। और इसाबेल भी हमेशा उसे यह एहसास दिलाती थी कि कितना बड़ा एहसान उसने एवरेट पे किया है। एवरेट उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता जो वह कहती, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि इसाबेल ने उससे क्यों शादी की और बड़े बड़े करोड़पति लोगों को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो एक बहुत डोमिनेटिंग लेडी थी। उसे एक स्लेव चाहिए था और स्लेव के रूप में उसे एवरेट मिल गया था। एक सफ़ेद दीवार से उसे हमेशा घिर के रहना था, बंध के रहना था, तभी उनका परिवार आगे चल सकता था, उनकी शादीशुदा लाइफ तभी कामयाब हो सकती थी। एक बहुत ही अनछुए पहलू को छुआ है अगाथा क्रिस्टी ने इस कहानी में। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इस पर अगर डिस्कशन कोई करे तो बहुत कुछ है कहने को। सोसाइटी का ऐसा पहलू जो ढका छुपा है लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।